हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो दोस्तों आज मुझे लाइव आना था, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि जो ऐप है एक्स रिकॉर्डर करके जो ऐप आती है, उससे कैसे यूट्यूब पे लाइव जाना है वो मुझे समझ ही नहीं आया। काफ़ी कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को भी उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ताकि अगली बार मैं लाइव आ सकूं। तो इसलिए अभी का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दूसरी एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि जो लेक्चर्स अब नहीं आ रहे यूट्यूब पे क्विक रिवीजन सीरीज़ के, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ऑफिस में थोड़ी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जैसे ही वो रेनोवेशन का काम ख़त्म होगा, आपको जो बाकी लेक्चर्स हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक हम एमसीक्यू सेशन चलाते रहेंगे। इसके साथ ही मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। 10 मॉक टेस्ट और 900 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ जो कि किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पे आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो आज के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़, हमारा जो आज का पहला एमसीक्यू है वो है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो हम रिवैल्यूएट करते हैं, उसमें जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं किस रेशो में। ए कैपिटल रेशो, बी इक्वल रेशो, सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और डी गेनिंग रेशो। दोस्तों जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफ़र करना होता है। सो आंसर विल बी सी, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू। देखिए दोस्तों, जितनी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो आंसर इज़ बी। हाँ, उस पर जो लॉस प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड रेशो में। चलिए जी नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज गुडविल ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, जो प्रीमियम लेके आता है, वो हम किस रेशो में बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। ऑप्शन ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन डी गेनिंग रेशो। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाती है, लेकिन याद रखना हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज when goodwill existing in the books is written off at the time of admission of partner, it is transferred to partners capital account in there। नए पार्टनर के आने पर अगर कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन हो तो उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। देखिए दोस्तों, सिंपल एक बात याद रखो इसमें कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, सिर्फ उस गुडविल को हम बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बटेंगी। सो आंसर विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। ए और बी पार्टनर हैं जो 2:3 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे कहता है they admit C as partner for 1/4 share, the sacrificing ratio of A and B will be। C नया पार्टनर है जिसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है। तो पूछा यह गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की क्या होगी। देखिए ये मैंने पहले भी बताया था कि इन केस किसी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं होगा कि पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस करेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/4 है। ये कहीं नहीं लिखा कि ये 1/4 शेयर में से ए कितना देगा और बी कितना देगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जिक्र नहीं है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जिक्र ना हो, उसमें जो ओल्ड रेशियो रहेगी वही आपकी हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी, वही आपकी न्यू रेशियो भी रहेगी। कैलकुलेशन करने की इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू। देखिए इसका आप खुद सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक जनरल रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व होता क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, यानी वो हिस्सा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो ये वो प्रॉफिट है जो हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है। अब अगर कोई नया पार्टनर आएगा, आप खुद सोचो कि एक नया पार्टनर आएगा जो हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, जो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, क्या वो उस प्रॉफिट का हकदार है? आंसर इज़ नो, वो उस प्रॉफिट का हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उन्होंने वो प्रॉफिट अपना बचा के रखा है, रिजर्व बना के रखा है। तो इसका मतलब उसका हकदार कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका मतलब अगर वो ओल्ड पार्टनर्स उसके हकदार हैं तो फिर वो ओल्ड पार्टनर्स में बंटना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करे, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे रिजर्व है, चाहे सैलरी है, कमीशन है, वो हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, तो अब आप समझो कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो इसने कहा कि जनरल रिजर्व था, इसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? बिल्कुल नहीं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो जनरल रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, ये उनका प्रॉफिट है, उनके प्रॉफिट का पार्ट है, तो उनको ही बंटना चाहिए। इसलिए ये ओल्ड पार्टनर्स को बचेगा। और कहाँ मिलेगा, कहाँ पे रखेंगे इसको? हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, जो हमारा जनरल रिजर्व होगा उसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज। अगर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है, तो उसको कहाँ हमें दिखाना है? ऑप्शन ए डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जो भी लाइबिलिटीज़ या एसेट्स की इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो तो हमेशा हम दिखाते हैं कहाँ पर? रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो हम कहाँ दिखाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो वो आएगी नहीं। तो सी और डी तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, अब बचे ए और बी। तो इंक्रीज अगर लाइबिलिटी की, तो याद रखो कि रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड जो होती है इसमें हम एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखते हैं। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो इट मीन्स ये हमारे लिए एक लॉस है, ये एक एक्सपेंस है। लाइबिलिटी की इंक्रीज होना, आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाना, वो आपका एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। सो इट इज़ डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। हाँ, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती तब हम इसको लिख देते क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब हमारा गेन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? किस सिचुएशन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम यूज़ करते हैं? जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है या नया पार्टनर आता है। ए व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गुडविल को तो हमेशा, चाहे पार्ट गुडविल लाए या पूरी गुडविल लाए, वो तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। सो ये आंसर तो है नहीं। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, भाई अगर वो गुडविल नहीं लाता तो उसकी कैपिटल में से उसकी गुडविल को निकाला जाता है। और अगेन गुडविल लाए या नहीं लाए या उसके पार्टनर्स की, उस पार्टनर की कैपिटल में से निकाली जाए, बटेगी तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आंसर ये भी नहीं है। सी व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। तो ये है इसका सही आंसर कि जब एक नया पार्टनर आता है और गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है, बैलेंस शीट में दी होती है, तो उसको हमें ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स में करना है, इसलिए वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। डी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मैंने अभी बताया कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कम ला रहा है, बराबर ला रहा है, पूरी ला रहा है या नहीं ला रहा, हर केस में उसकी लाई हुई गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर कि नए पार्टनर के आने पर अगर कोई ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए
अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो कैश अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, कैश अकाउंट होगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें पूछा कि अमाउंट किसको हमें क्रेडिट करना है, तो हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को। सो सी इज़ द राइट आंसर। अगर डेबिट किसको करना है वो पूछा होता देन उस केस में बी हमारा जो है वो सही आंसर होता। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, पार्टनरशिप में एडमिट होता है विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर की मर्जी से, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की मर्जी से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सब पार्टनर की मर्जी से, या डी विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ऑल पार्टनर। तो याद रखो आप ये चीज़ कि अगर एक नया पार्टनर आता है तो उसमें किसी एक, दो या तीन पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी नहीं है, सब के सब पार्टनर एग्री होंगे तभी नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। सो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। चलिए जी नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज देन सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी। एडमिशन के समय अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी? ऑप्शन ए इक्वल, बी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, सी देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, डी अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। तो अगर नए पार्टनर के आने से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही रहेगी जो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं, हमारी ऑप्शंस क्या हैं। चलिए जी ऑप्शन क्या है हमारे पास। फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ओरल, कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होती है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल होता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, की पार्टनरशिप जो डीड है वो सारे पार्टनर साइन करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो सारे पार्टनर्स साइन नहीं करते, मेजॉरिटी पार्टनर साइन करते हैं। सी, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। और डी, पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इस। तो याद रखो कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है ये कोर्ट ऑफ लॉ में रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, ए पार्टनर एक्ट एज, एक पार्टनर फर्म के लिए किस तरह से काम करता है? एज एन एजेंट, एज ए थर्ड पार्टी, एज ए एम्प्लॉई, या नन ऑफ द अबव। तो एक पार्टनर जो है एक फर्म के लिए एजेंट की तरह काम कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी अगर मान लो 3 पार्टनर हैं और बाकी 2 जो काम नहीं करते सिर्फ एक ही काम करता है तो उसको हम एजेंट बोलेंगे, जो कि बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी ए करेगा उसके लिए बी और सी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ए पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट फॉर ए फर्म। चलिए जी नेक्स्ट पे, द पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसमें एक पार्टनरशिप कुछ पार्टनर एग्री करते हैं, यानी कुछ पर्सन एग्री करते हैं कि वो अपना बिजनेस को चलाएंगे और प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। कोई एक या उनमें से सारे या उनमें से कोई एक बिजनेस को देखे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जस्ट ए सेकेंड, इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, रिटर्न में नहीं है, तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। देखिए अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, साइलेंट है या फिर ओरली है, उस केस में पार्टनर्स को ना सैलरी मिलती है ना कमीशन मिलती है और प्रॉफिट को हमेशा इक्वल बांटा जाता है। ये तो आपने रूल्स में पढ़ा होगा। तो पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितने % मिलता है ये भी याद रखो, 6% पर एनम के हिसाब से। चलिए जी नेक्स्ट पे, पार्टनर्स आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन प्रोवाइडेड व्हेन डैश बाय डैश, यानी ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। ए प्रोवाइडेड, बी एग्रीमेंट, सॉरी ए प्रोवाइडेड एंड एग्रीमेंट, बी परमिटेड या इन्वेस्टर, सी एग्रीड या पार्टनर्स, एंड डी ए एंड सी।
तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब मिलता है? जब पार्टनरशिप में ये प्रोविज़न गिवन हो और एग्रीमेंट उसका हो चुका हो। दूसरा एग्रीड हो, पार्टनर्स एग्रीड हो, व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स की, जब पार्टनर्स एग्री करें तब। तो इसका मतलब ये दोनों ही केस ए और सी दोनों से ही हैं, जब प्रोवाइड होगा तब भी और जब एग्रीमेंट में होगा तब भी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर पार्टनर्स एग्री करें व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स की, जब पार्टनर्स को एग्री करें तब भी। तो इस केस में ए और सी दोनों रहेगा, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ द पार्टनरशिप एक्ट इज़ कंपाइल्ड विद? अगर पार्टनरशिप एक्ट लगता है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? देखिए, पार्टनरशिप एक्ट तब लगता है कि जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो। तो पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो उस केस में भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आपका पार्टनरशिप ओरल है तो उस केस में जो प्रॉफिट है उसको हमेशा बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन दी पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट, वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? क्या जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी या साइलेंट होगी मतलब पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन उसमें किसी प्रोविज़न के बारे में बात नहीं की गई, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन अलाउड है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड ओरल हो, वर्बली हो या फिर साइलेंट हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, उस केस में पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट देना होता है। और कितना इंटरेस्ट देना होता है? 6% पर एनम के हिसाब से। चलिए जी नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? ऑप्शंस आर फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, फॉर पार्टनरशिप फर्म, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं। फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म उसके लिए हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी लास्ट इज, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शंस आर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के एमसीक्यू। कल फिर से मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। कल नहीं, मतलब हर अल्टरनेट डेज़ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और जैसे ही रेनोवेशन कंप्लीट होगी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बाकी के जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।